तो मैथ्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हमारा जो वेटेज अगर बात करें तो यहाँ पे 44 मार्क्स हमारा ऐसा होगा जो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। दूसरा 28 मार्क्स हमारा ऐसा होगा जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। और स्किल बेस्ड की बात करें तो 8 मार्क्स हमारा होगा स्किल बेस्ड में। और इस तरह से कुल हमको यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वेटेज। अब थोड़ा अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्वेश्चंस को भी बताया गया है कि कितने क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल यहाँ पे एमसीक्यू की जब बात आती है तो टोटल 18 एमसीक्यूज हैं और 2 क्वेश्चंस हमारा है असर्शन और रीजन का। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिल जाता है टोटल 20 मार्क्स जिसको हम एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन कहते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है केस बेस्ड। जब केस बेस्ड की बात आती है कि तो 3 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे हमारा 4 मार्क्स का होगा, तो टोटल हमको यहाँ पे 12 मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह से शॉर्ट आंसर देखिए, शॉर्ट आंसर में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे और ये टोटल हमारा 10 मार्क्स होता है। अब हम बात कर लें अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन का, तो ये हमारा 6 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स हमको यहाँ पे 18 मिलेगा। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात होती है तो टोटल 4 क्वेश्चंस रहते हैं और हमको यहाँ पे 20 मार्क्स मिलता है। इस तरह से हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 38 और टोटल जो मार्क्स हमको मिलेगा वो हो गया 80। समझ गए। आगे देखिए हमारे पास आया हमें स्कीम ऑफ सेक्शंस। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना उसका वीडियो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सेक्शन अगर हमारा 1 है तो ये केवल एमसीक्यू का है। सेक्शन 2 में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन 3 में हमारा शॉर्ट आंसर टाइप थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, और अगला जो है लॉन्ग आंसर सेक्शन 4 में, और सेक्शन 5 में हमारा है केस बेस्ड। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला गया है, ईच हैविंग 3 सब पार्ट 1+1+2। ठीक है, यहाँ पे मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे है स्कीम ऑफ ऑप्शंस। स्कीम ऑफ ऑप्शन देखिए कितना लिखा हुआ, तो हर सेक्शन से हमको 2 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे 2 क्वेश्चन इन सेक्शन 2, 2 क्वेश्चन इन सेक्शन 3 एंड 2 क्वेश्चन इन सेक्शन 4। हर सेक्शन से हमको 2-2 क्वेश्चन का चॉइस मिलेगा। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टीज देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कितने रहेंगे? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे 16 मार्क्स के, जो 20% होता है पूरा क्वेश्चन पेपर का। एवरेज क्वेश्चंस कितने होंगे? ये हमारा होगा 48 मार्क्स का जो 60% है, और इजी क्वेश्चन हमारा होगा 16 मार्क्स का जो 20% है। इजी मतलब हमारा जो तुरंत बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो अभी हम साइड में मार्किंग स्कीम भी रखेंगे, वहाँ से आपको पूरा टोटल पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा मार्किंग मिला करता है। तो आइए हम सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अब साइड में हमने राइट साइड में यहाँ पे मार्किंग स्कीम को भी ओपन कर लिया है। तो देखेंगे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर कितना लिया है 500। अब ये कैसे हुआ तो ज़रा समझिएगा। हमारे पास y का वैल्यू दे दिया है ना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है y=5। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमारे पास है 10y, तो y की जगह 5 रखेंगे और ये फिर हमारा अंडर रूट है y³ मतलब 5 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे y² मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 50, और यहाँ से हमको मिल जाता है 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया 50, और यहाँ पे हमारा हो गया माइनस करके 100, और 100 जब हमारा रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे 500 लिया हुआ है। राइट। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है इसमें हमारा आंसर लिया हुआ है कितना? आंसर लिया हुआ है 300। अब 300 कैसे आंसर आया तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो कुछ नहीं, 90 को आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक है, तो आप 2 से लेंगे 45 मिलेगा। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो आप 3 से लेंगे तो आपको यहाँ पे 15 मिल जाएगा।
अब 3 से लेंगे तो आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब आपको लास्ट में 5 से लेना है तो आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमको ना ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ट्रिपलेट हमारा किसका नहीं बन रहा है। सबसे पहले 2 का तो नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है। ट्रिपलेट बनाने के लिए हमको यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 को एक बार और लिखना पड़ेगा और 5 को हमको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ना, यही हमारा के का वैल्यू है जिससे इसको मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 25। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 300, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे कितना लिया गया है, 300। चलिए आगे जो प्रश्न है हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रश्न नंबर 3 आ जाता है ये, और इसमें हमको पूछा गया इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको एक नियम पता होगा, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब देखिए 1 + 1 2 प्लस 1 - 1 0। तो आपका ये कितना हो गया, 0 + 2 2। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे कितना लिया हुआ है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है हम इसकी बात करेंगे। ये कहा गया है ए एंड बी वेरी डायरेक्टली, डायरेक्ट वेरिएशन में है, विच ईच अदर फॉर कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन 1.4। इफ़ ए इक्वल टू 28 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन में ए और बी के बीच क्या रिलेशन होता है। दोनों का रेशियो इक्वल होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास ए और बी है, इसका रेशियो इक्वल होगा और यहाँ पे K2 है हमारा कांस्टेंट है, इसके इक्वल होगा। अब ए का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है 28, ठीक है। बी का वैल्यू हमको निकालना है तो बी को बी रख दिए, और के मतलब कांस्टेंट हमको दिया हुआ है 1.4। तो हमारा बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28/1.4, ठीक है। डेसिमल हटेगा तो 1 0 हमारा जाएगा नोमिनेटर में, और ये 14। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। तो हमारा 6। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज। तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 0.2x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -2a, ए की जगह होगा 0.2x, इंटू बी की जगह होगा 0.5y, और प्लस 0.5y का होल स्क्वायर। ये हमारा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर में टूट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0.04x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 0, तो हमारा डेसिमल तो xy, और प्लस में ही हमारा हो जाएगा 0.25y स्क्वायर। तो हमारा आंसर डी नंबर का, ठीक है, बिल्कुल सही लिया हुआ है, जो कि यहाँ पे रीअरेंज करने के बाद मिल रहा है। यानी कि ये हमारा पहले आया है, फिर ये आया है, और फिर लास्ट में ये टर्म आया है, रीअरेंज कर दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। आप समझ गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इफ़ 8.2x इज इक्वल टू 9.1 स्क्वायर माइनस 0.9 स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत ही सिंपल है, आपको राइट साइड पहले सॉल्व कर लेना है। तो राइट साइड में आपको यहाँ पे 9.1 का स्क्वायर कर लेना है। तो 9.1 को अगर आप 9.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 82.81। अब इसमें आप माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81,
और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ जाएगा। तो जैसे इसको माइनस करिएगा आपको मिल जाएगा 82 आपको मिल गया। अब ये तो आपका राइट साइड सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड कितना है, लेफ़्ट साइड हमारे पास है 8.2x और राइट साइड कितना आ गया 82। तो x का वैल्यू कितना हो गया 82/8.2। जैसे यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे हमको मिल जाएगा 10। चूँकि डेसिमल हटेगा तो हमारा नोमिनेटर में 1 0 लग जाएगा और यहाँ पे 82 बचेगा। कैंसिल आउट करने से 10 मिलेगा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे 10 लिया हुआ है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं, ओके, आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7x - 3। तो हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7x - 3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा 7x² - 10x + 3 में, हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम x से डिवीजन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x², x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 3x। यहाँ पे साइन हमको चेंज करना पड़ेगा, तो जैसे हम साइन चेंज करेंगे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट साइन होने की वजह से ये हो जाएगा 7x और प्लस में 10। ऑब्वियसली हमको यहाँ पे -7 से लेना होगा, तो -7x हमारा होगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो साइन यहाँ पे फिर से चेंज करना होगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -11, ठीक है। ओ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमारा जो डिवीज़न है वो 7 से नहीं जाएगा, हमारा डिवीज़न जाएगा यहाँ पे 1 से, ठीक है। हमारा डिवीज़न जाएगा -1 से, तो ये हमारा होगा -7x और यहाँ पे हो जाएगा +3, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा तो हमारा प्लस में 7 आएगा। तो आंसर हो गया कितना +7। तो +7 में हमारा जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा और ये आंसर हमारा है सी नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे 8 का हमारा सी लिया हुआ है, राइट। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हम इसकी बात करेंगे। अब इस क्वेश्चन को भी हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाके हमको x का वैल्यू निकलेगा, चूँकि यहाँ पे सॉल्यूशन करने बोला है। और आंसर की अगर बात करें तो आंसर यहाँ पे हमारा 9 का लिया हुआ है सी नंबर, यानी कि 8। अब ये कैसे हुआ इसके लिए हमको यहाँ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास अगर लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10 मिल जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5x और यहाँ पे हो जाएगा -25। फिर से थोड़ा सा इस लाइन को बड़ा करते और हमको अपना यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है तो 2 मिलेगा, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है -2x और 2 से हमारा 2 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी कि +4 = 3/10, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा होगा प्लस में 3x, चूँकि 5x और 2x हमारा डिफरेंट साइन में है और यहाँ पे ऐड होकर के मिलेगा 21 और डिवाइड में हमारा 10 रहेगा, तो इधर हो गया हमारा 3/10। अब 10 से 10 हमको काट सकते हैं, तो हमारे पास बच जाता है 3x = 21, राइट साइड जाके प्लस में हो जाएगा तो ये 24 और 3 से अगर कटता है तो हमारा x का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू 8 हमारा यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें 10 नंबर और यहाँ पे हमारा आंसर लिया हुआ है a = 3 सेंटीमीटर। तो आखिर 10 हमारा यहाँ पे आंसर कैसे आया, 3 सेंटीमीटर आंसर कैसे आया, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया इसके पेरीमीटर के इक्वल है। तो अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है मान लीजिए, ठीक है,
तो इसका एक अपना लेंथ होगा, अपना एक ब्रेथ होगा, और यहाँ पे लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लेंथ हमको दे दिया है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो इसका पेरीमीटर के इक्वल है, ऐसा हमको बताया है। तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया हमारा होता है L इंटू बी, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो अगर हम L की बात करें तो L हमारे पास 6 है, तो हमने 6 पुट कर लिया, और 2 इंटू एल के जगह 6 कर लिया, और ब्रेथ हमको यहाँ पे निकालना है। तो अभी ना b इक्वल टू हमारे पास ये 6 भी हो जाएगा, और इधर से यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2b। 2b को लेफ़्ट साइड लाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 4b, और ये 12, और b हमारा आ गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो b हमारा 3 सेंटीमीटर कैसे आया ये हमने देख लिया। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है कि x का वैल्यू क्या होगा, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर 5 यहाँ पे लिया हुआ है। आंसर कैसे लिया हुआ है तो आइए हम चेक करते हैं। तो बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे PR जो है ना ये बाइसेक्टर है ऐसा बोला है, तो इसका मतलब अगर हम ये टोटल एंगल की बात करें, ठीक है, तो टोटल एंगल हमारा हो जाएगा इसका डबल, दैट इज़ 2 इंटू 3x प्लस 15। ठीक है, ये हमारा टोटल एंगल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन हमारा पैरेलल है, जब पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल होगा। तो हम इसको किसके इक्वल लिख दिए, इसको लिख दिए 2x प्लस 50 के इक्वल। अब यहाँ से हमारा हो जाता है 6x, ये हो जाता है 30, यहाँ पर 2x और इधर हो गया 50। x वाले टर्म एक तरफ आएंगे तो बच जाएंगे 4x, और यहाँ पे हमारा 20 बचेगा, 30 राइट साइड जाएगा तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 5, इसीलिए x का वैल्यू हमारा 5 लिया हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास L, M, N तीनों पैरेलल बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा है जो हमारा ट्रू नहीं है। तो अगर ये हमारा पैरेलल है तीनों तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, दैट इज़ A, C और D तीनों इक्वल होगा, तो ये तो सही है। C और E इक्वल होगा, यस, अल्टरनेट एंगल से। E प्लस F इक्वल टू 180 होगा, यस, एक ही साइड के एंगल बना हुआ है पैरेलल लाइन के, इसीलिए। B इक्वल टू C ये नहीं होगा, ठीक है, ये हमारा फॉल्स होगा, ये किसी भी नियम से हमारा नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 13। तो 13 में देखिए फिर से हमको x का वैल्यू निकालने के लिए कह दिया है, और यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल है रेक्टेंगल का, तो आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो चूंकि ये O पॉइंट पे कट कर रहा है तो रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब डायगोनल इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है PO, ये है 3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6, और यहाँ पे है 2x प्लस 5 हमारा हो जाएगा 2x प्लस 5 2 जा 10 होगा। दोनों को इक्वेट कर लिए, x वाले टर्म एक तरफ आएंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे 10 में 6 माइनस होकर 4 बचेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 लिया हुआ है, राइट। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है, और वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जा रहा है C नंबर का, चूँकि फर्स्ट जो हमारा होता है वो x और जो दूसरा होता है वो y। अगला प्रश्न है हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर
whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको हाइट निकालना है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा हुआ करता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है 968, और ये ध्यान रखिए रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 7, तो 2π के जगह हम लोग 22/7 रख लिए, और आर हमारा 7 दिया हुआ है, 7 प्लस एच होगा और ये 968 के इक्वल होगा। 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट, ये 22 और 2 मल्टीप्लाई के 44, और ये अंडर ब्रैकेट 7 प्लस एच रहेगा, तो ये 968। अब ये 7 प्लस एच इक्वल टू यहाँ पे 968 और ये 44 जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये 2 टाइम्स में यहाँ पे गया और 2 टाइम्स में फिर चला गया, दैट इज़ 22। तो h का वैल्यू हमारे पास आ गया 22 माइनस 7, और ये हमको बता रहा है कितना 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर देखिए हमारे पास 15 का क्वेश्चन का आंसर 15 सेंटीमीटर लिया हुआ है। यस। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 10 कार्ड्स हमारे पास है और उस पर 1 से लेके 5 तक 6, 7 और कुछ नंबर्स को यहाँ पे छोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है। They are kept in a box and mixed. One card is chosen random. Probability of getting prime number. इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है पहले वो चेक करना होगा। तो पहला 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। तो टोटल 5 प्राइम नंबर हो गए। तो 5 अपॉन हमारे पास कितने नंबर हुए 10, तो 10 से डिवाइड कर दिए तो 1/2। 1/2 हमारा आंसर हो रहा है, और यहाँ पर 1/2 हमको दिख भी रहा है कि सही आंसर लिया हुआ है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। तो 17 में कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स द डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा आंसर होगा रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसको आपको लर्न करना है। 2 points having same abscissa but different ordinates may lie on। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सेम क्या है, सेम है इसका एब्सिसा, मतलब x का वैल्यू सेम है। तो x का वैल्यू सेम है तो वो y एक्सिस पे जा सकता है, ठीक है, लेकिन y एक्सिस पे तो यहाँ पे है नहीं। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो पॉसिबल है यहाँ पे x का सेम होना, नहीं पॉसिबल है, ये नहीं होगा। यहाँ पे एब्सिसा देखिए x 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एब्सिसा तो अलग हो गया, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि एब्सिसा सेम होना चाहिए। अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यस, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, और ये गलत होगा। ओके, तो ये हमारा बी नंबर सही ऑप्शन है। अब आगे हमारे पास आता है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा है 19 और 20 2 क्वेश्चंस। जैसा कि हमने बात किया था कि 2 ही क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन से रहेंगे। ओके, तो आइए हम पहले यहाँ पे देख लें। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है कि इसका रेसिप्रोकल लिखना है। बिल्कुल सही है, रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिया हुआ है। तो ये दोनों ना हमारा ट्रू हो गया, बोथ यहाँ पे ट्रू हो गया, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला है और इसका ये एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे कह दिया है हमारा ए नंबर, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हम लोग सेक्शन 2 में चलेंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व तो यहाँ पे हमारे पास किया हुआ है, क्योंकि मार्किंग स्कीम हमारे पास राइट साइड है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, तो अगर हमने 3 टू द पावर x-1 को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए
ठीक है, 1 मार्क्स हमको मिल गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसको लेकर के अगर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमको यहाँ पे फिर से हाफ मार्क्स मिल जाता है। ये देखिए हाफ मार्क्स मिल गया। और इसके बाद अगर हम x अपन y कर लेते हैं तो फाइनल आंसर जब हमारा आ जाएगा तो फिर से हमको यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो आप देखिए मार्किंग स्कीम में आपको स्टेप मार्किंग किस तरह से दिखाया गया है। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, चूँकि हर एक सेक्शन में हमको 2 चॉइसेस रहते हैं। तो देखिए हाफ मार्क्स आपको कब मिलेगा, जब आप ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपने 2 स्टेप ले लिया तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया। और जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है तो आपको क्या है ना, हाफ और 1 फिर से मिल जाएगा, यानी कि पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो ये तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो आपको पता ही है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे, केवल आपको क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है। यहाँ पे कहता है क्यूबॉइडल कार्टून विथ डायमेंशन। हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का एक कार्टून दिया हुआ है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, उसमें 100 आइडेंटिकल रूब्रिक्स क्यूब को फिल किया गया है। तो फाइंड करना है हमको क्या, साइड किसका, रूब्रिक क्यूब का। तो हमारे पास वॉल्यूम होगा यहाँ पे किसका, जो हमारा क्यूबॉइडल है उसका वॉल्यूम। ठीक है, और उससे हम 100 से डिवाइड कर दिए तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 216। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा 1 मार्क्स मिल गया और हाफ मार्क्स यहाँ मिल गया था, हमने केवल वॉल्यूम निकाला था इसके लिए। तो जब वॉल्यूम निकाले उसके लिए हमको हाफ मार्क्स मिल गया। ओके, और जब हमने वॉल्यूम निकाला क्यूब का तो उसका 1 मार्क्स मिल गया। अब हमको यहाँ पे जब इसका साइड निकाल देंगे तो फिर से हमको यहाँ पे हाफ मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टेप वाइज आपको मार्किंग किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम इसमें सारा स्टेप अगर नहीं कर पाए तो हमारा जो है सो मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मार्क्स आपको मिलेंगे। अगला हमारे पास ऑप्शन में आता है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर ऑयल टैंक इज 8 पाई सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ द बेस, हाउ मच ऑयल कैन इट द डायमीटर कैन होल्ड। तो यहाँ पे हमारा पहले कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ये लिखना है, और वहाँ से हमको निकाल लेना है रेडियस। अगर रेडियस हमारा निकल जाता है तो हमको कितना मिल जाएगा, हाफ मार्क्स। इसके बाद रेडियस निकलने के बाद फिर अगला स्टेप लिख दिए, जैसे हाइट लिख दिए, डायमीटर लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला सेट कर दिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए, तो फिर से हमको यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि आपने फॉर्मूला लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो हाफ मार्क्स आपको अवार्ड कर जाएगा, तो 1 मार्क्स हो गया। इसके बाद जैसे आपने कैलकुलेशन पूरा कर लिया, कैलकुलेशन पूरा करके अगर आपका आंसर आ जाता है तो फिर से 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, तो टोटल 2 मार्क्स आपको हो जाएगा। तो अभी आप हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से मार्किंग हमको मिलेगा। ओके, तो हम लोग को स्टेप वाइज लिखना है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है कि आंसर अगर हमारा नहीं आया तो हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या कहता है, स्टडी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, व्हाट इज द साइज ऑफ द ईच क्लास इंटरवल। तो कितना साइज यहाँ पे लिया गया है, देखिए साइज जो होता है वो डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 20 का। तो हमारा 1 मार्क्स यहाँ पे तुरंत मिल गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मार्क क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल हैविंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 60 दिख रहा है। ठीक है, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रहा है, नहीं मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात की है। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसमें आप देख लीजिए आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी 17 है। ठीक है, और इसका हमको क्लास इंटरवल निकालना है। तो क्लास इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाता है क्लास इंटरवल, माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे, और प्लस करके 2 से ऐड कर 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 95। तो ये हमको फिर से 1 मार्क्स मिल गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्किंग हमारा किस तरह से हो रहा है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है 24, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहता है कि ए बी जो है पैरेलल है और टी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल बाइसेक्टर पी है, यहाँ पर पी जो है वो एंगल बाइसेक्टर पी पॉइंट पे मिल रहा है। ये जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इधर से एंगल को ये बाइसेक्ट करता हुआ
पी पॉइंट पे मैच कर रहा है। तो अब हम लोगों से क्या पूछा गया है, प्रूव दैट कि ये जो एंगल हमारा है वो 90 है। ठीक है, ई पी एफ, ठीक है, ई पी एफ, ये जो एंगल है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। इसको हमको प्रूव करना है। तो अब इसमें कैसे प्रूव किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, अब ये जो एंगल पूरा है और ये जो एंगल पूरा है, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम तो वो 180 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों एंगल का सम कितना लिया हुआ है, 180 लिया हुआ है। अब इसके बाद उसका जो एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चूँकि एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ कर देगा। तो जब हमने यहाँ पे पूरा ले लिया था, अब हाफ ले लिया, ए एंगल लिया, तो जब हाफ लिया तो हमको यहाँ पे हाफ हाफ कर देना पड़ा, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारा यहाँ पे आ जाता है दिस प्लस दिस इक्वल टू 90। मतलब ये जो छोटा एंगल है दोनों को मिला के 90। अब पूरा ट्रायंगल ले लिए, अब पूरा ट्रायंगल में हमारा दिस प्लस दिस ये तीनों आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके कितना हो चुका है, दोनों मिलके हमारा तो 90 हो चुका है। तो अगला जो हमारा बचेगा ऑब्वियसली वो 90 बचेगा। ठीक है, अगला जो बचेगा वो ऑब्वियसली हमारा 90 बचेगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल में हमारा क्या आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के जब हमारा आंसर आ गया तो फिर से हमको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया। ओके, तो ये बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है कि हमारा आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, स्टेप मार्किंग हो रहा है। ठीक, यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए जो हमारा आया हुआ है क्वेश्चन, इसको देखिए, ये क्या है क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए, अगर हम यहाँ पे ये हमने ले लिया है कि हमको सब्स्टिट्यूट करके लेना है, तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया x प्लस वाई इक्वल टू ए, हमको यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गया। ठीक है, और आगे जब हम आगे बढ़ गए तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइज हमने किया, तो जैसे जैसे हमारा स्टेप आगे बढ़ता जाएगा हमको यहाँ पे मार्क्स मिलता जाएगा, राइट। और इधर हमारा जब फाइनल आंसर आ गया तो फिर से हमको यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल के टोटल हमारा कितना मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स हो गया। ओके, तो फैक्टराइजेशन तो आप इसको कर ही सकते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है यहाँ पे, है ना। फैक्टराइजेशन आपका हो ही जाएगा, ये बिल्कुल सेम है, केवल आपको देखने में लग रहा था। जैसे यहाँ पे इसमें आपने ए पुट कर लिया ना, तो फिर आप मिडिल टर्म को, यहाँ पे जो 2 है ये है, इसको आपने स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करके फिर कॉमन कर लिया, और कॉमन करके फिर आपका यहाँ पे आंसर आ गया, और लास्ट में आपने ए का वैल्यू x प्लस वाई पुट कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग मिलता जा रहा है। आगे हमारे पास सेक्शन आ जाता है थर्ड। तो सेक्शन थर्ड में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के हैं। तो हमारा यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम कैसा है, ये जब हमने यहाँ पे टोटल लिखा है, टोटल यहाँ पे जब फैक्टराइज हमने कर लिया, ठीक है, हमको इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया था, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। तो इसका क्यूब रूट टू यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमको क्यूब रूट जैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे पहला हमारे पास देख लीजिए, ये जो नंबर लिया गया इसका क्यूब रूट निकाला गया। तो जैसे इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और इस तरह से हमने नोट कर लिया, ठीक है, तो हमको यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल गया, यानी आधा नंबर हमको मिल गया। अब जो दूसरा जो नंबर है इसका भी हमको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहाँ पे सेम है, उसमें नंबर खाली डेसिमल का डिफरेंस है। तो डेसिमल का डिफरेंस है तो आप केवल डेसिमल का ही डिफरेंस ले लिए, ठीक है, और उसको आगे बढ़ा दिए। तो जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया और आपका फाइनल आंसर आ गया, आपको फिर से यहाँ पे हाफ यहाँ पे और ये 1 पूरा, तो कुल मिला के आपको 3 मार्क्स यहाँ पे पूरा दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन तो अपना बुक का ही है ना, टाइपिकल क्वेश्चन है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। और ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है। ओके, और प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने यहाँ पे रूट, इसका क्यूब रूट निकाल लिया और आगे कर लिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है तो बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेजुएशन 30 to 28 डेज के लिए है और 12 मोर ज्वाइन, इतना हो गया। तो देखिए जैसे आपने स्टेप लिखा, पहला स्टेप आपने लिख दिया, ठीक है, कितने बिगनिंग में थे, नंबर ऑफ मैन 4 दिन में कितने आ गए, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या हो गया, हाफ मार्क्स मिल गया। मतलब 2 स्टेप लिखे उसके लिए। अपने अगर यहाँ पे टेबल बना दिया, इस तरह का अगर टेबल आपने बना दिया और अगर करेक्ट टेबल बन गया है तो फिर से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद
फिर जब आपने कैलकुलेशन आगे ले लिया है ना, जैसे यहाँ पे आपने नोट कर लिया कि ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है, तो इन्वर्स वेरिएशन के केस से ये पॉइंट लिखिएगा तो फिर आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा फाइनल, फिर से आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन कैसे बनना है वो तो आपको पता ही है, हमने तो करा ही दिया है पूरा चैप्टर। तो हम लोग का विशेष फोकस यहाँ पे क्या है कि मार्क्स हमको किस तरह से मिलेगा, स्टेप वाइज मिलेगा, और कितना हम लोग लिखेंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, ये हमारा विशेष फोकस है। अब यहाँ पे देखिए दीप के बारे में कहा गया है। तो दीप जो है ना, दीप यहाँ पे 8 AM से चलना शुरू करता है और 12 बजे पहुँच जाता है। तो टाइम तो निकल गया, कितना हमारा लग गया, तो टाइम यहाँ पे कितना लग गया, 4 घंटा। टाइम कितना लग गया दीप को, 8 और 4 12, तो 4 घंटा का टाइम लग गया। और यहाँ पे स्पीड कितना था, तो स्पीड दे रखा है हमारे पास, स्पीड हमारे पास दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे स्पीड लिख लिया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वो डेस्टिनेशन 11 बजे पहुँचना है, ठीक है। इफ़ ही इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, तो अगर वो स्पीड बढ़ा देता है तो 11 बजे पहुँच जाता है। तो अब तो टाइम उसको 3 घंटा ही लगेगा ना, तो कितना का स्पीड था ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इन्वर्स वेरिएशन में है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो कम समय, ज़्यादा स्पीड तो कम समय, इसीलिए हमारा यहाँ पे कितना मार्क्स मिल गया। जैसे हमने यहाँ पे केवल ये लिख दिया है कि एक लाइन खाली ये लिखा कि हमको यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाता है। और जब टेबल हमारा बन जाता है करेक्ट, तो हमको फिर से यहाँ पे 1 मार्क्स, यानी पूरा हाफ मार्क्स, और ये 1 मार्क्स 1.5 मिल गया। अब इन्वर्स वेरिएशन लगा के, जैसे हमने लिखा, इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन में होता है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, हमने आपको बताया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इक्वल होता है और वहाँ से आपने कितना ले आया एक्स का वैल्यू, 80 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से आपको यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन लिखने के लिए हाफ मार्क्स, और आपका टोटल यहाँ पे आंसर आ गया, उसके लिए फिर से आपका 1 मार्क्स। तो कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के आपका 3 मार्क्स यहाँ पे फुल मिलेगा। तो इस तरह से हमारा मार्किंग स्कीम है, ओके। तो अभी आप क्वेश्चन भी ध्यान देते जाइए, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये हमारे पास दिया हुआ है पैरेललोग्राम यहाँ पे, ठीक है, और इसका रेशियो दिया हुआ है। तो एंगल का रेशियो दिया हुआ है कितना है, 2:3 दिया हुआ है। हम लोगों को एंगल सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। किसका एंगल फाइंड करने वाला है, एंगल सी। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखिए, ये वाला एंगल ये है और ये वाला एंगल डी है, ठीक है। तो ये तो आपस में एडजेसेंट एंगल है, तो इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो सीधा इसको 2x मान लेना है, इसको मान लेना है 3x, ठीक है। और दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ के कितना लेना है, 180। तो ये आपका तो हो गया, चूँकि करस्पॉन्ड आपका जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम 180 होता है, किस केस में, अगर वो हमारा पैरेललोग्राम है तो उस केस में, ठीक है। तो अगर आपने इतना यहाँ पे लिख दिया कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया। और अगर आपने वैल्यूज पुट कर लिए, ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर फिर आपको हाफ मार्क्स मिल गया। अभी आपका आंसर नहीं आया, यानी हम अगर केवल इतना कर लेते हैं, इतना अगर हमने यहाँ पे कर लिया, तो हमको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व करके आंसर ले आए, सॉल्व करके आंसर आना कितना आसान काम है। यहाँ देखिए, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 5x हो गया, और ये 180 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 36 हो गया। अब जैसे x का वैल्यू निकलेगा, फिर से हमको यहाँ पे अवार्ड मिल जाएगा, कितना, हाफ, ठीक। अब x का वैल्यू निकल गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो 2x है, 2x की जगह हमने निकाल लिया, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे, 2x। 2x मतलब 2 × 36, तो हमारा कितना हो गया, 72 डिग्री। अब यहाँ से देखिए, जैसे 72 आया, फिर से हमको हाफ मार्क्स मिला, ओके। अब हमको यहाँ पे एंगल जो ए है वो एंगल सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो होते हैं ना, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी हमारा इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल सी हमारा वही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, केवल लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी जैसे लिख दिया, फिर से यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गया है और हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे, अब आगे हमको क्या है ना, आगे हमको यहाँ पे एक और एंगल निकालना है। तो एक और एंगल को निकालना है, एंगल ई निकालना है, ठीक है, एंगल ई निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए एंगल डी हमारा निकल जाएगा, तो एंगल डी जो निकलेगा वो एंगल जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना, कोरस्पोंडिंग एंगल से। और एंगल जी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा
ये जो ऑपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो एंगल डी आपका जो है ना वही तो 3x है। तो 3x तो आपको पता है कि एंगल 3 यहाँ पे 3x है। ठीक है, यहाँ देखिए रेशियो कितना दिया हुआ है 3। तो हमारा डी जो एंगल है वो 3 है, तो एंगल डी हमारा कितना है 3x है। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स का वैल्यू आया था 36 डिग्री। तो यहाँ पे कर दिए कितना आ गया 108 डिग्री। अब केवल एंगल हम लोग इक्वल कर दिए और यहाँ पे हमको पूरा मार्क्स जो हाफ बचा हुआ था वो भी हमको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम को हम ध्यान से रखेंगे। इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि हमारा जो स्टेप मार्किंग होने वाला है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि कितना हमारा मार्क्स आएगा नहीं आएगा। अब 29th में देखिए हमको क्या है, यहाँ पे 29th में वो केवल एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ओके, तो अभी आप देख लीजिए कैसे हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, कितना मार्क्स हमको मिलना है। तो ये तो पूरा ट्राइपेजियम लग रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है आपको, पूरा ट्राइपेजियम लग रहा है। अब ट्राइपेजियम में आपको दे दिया हुआ है साइड, तो साइड आपको दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे साइड लिख लिया कि ट्राइपेजियम में साइड कितना है, अल्टीट्यूड कितना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, पूरा ट्राइपेजियम का एरिया के लिए आपने निकाल दिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बस केवल इतना लिख दिए फॉर्मूला तो आपको हाफ मार्क्स मिल गया। और अगर आपका कैलकुलेशन हो गया, आपने जैसे यहाँ पे वैल्यू रख दिया कितना 24 और 36 यहाँ दिया हुआ है ना कि 24 और 36 तो हमारा दिया हुआ है साइड का लेंथ। तो जैसे आपने यहाँ पे रखा आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 150। 150 मिला और यहाँ पे आपको फिर से मिल गया 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये हाफ मार्क्स और यहाँ 1 मार्क्स कितना हो गया, 1.5 मार्क्स तो आपको यहाँ आ गया। अभी आपने शेडेड रीजन का एरिया नहीं निकाला है, अभी आपने केवल ट्राइपेजियम का एरिया निकाला है। तो ट्राइपेजियम का एरिया निकाल दिया, उसके लिए आपको इतना मार्क्स मिल गया। अब आपका कहानी देखिए यहाँ पे, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन देख रहे हैं, ये रीजन का एरिया को घटा देना है, यानी इसको माइनस कर देना है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करिए, ये तो ट्रायंगुलर शेप में है और यहाँ पे आपको हाइट भी दिख रहा है, ये आपका हाइट काम करेगा। ठीक है, और ये आपका बेस काम करेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिए। तो आपने यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दिया ये ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप जैसे ही इसमें लगा दिए और आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका ट्रायंगल का एरिया, जो खाली एरिया है जो हमारा शेड नहीं किया हुआ है उसका जब एरिया आ गया तो हमको कितना मार्क्स मिल गया, यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। अब पूरे ट्राइपेजियम में आपको ये बीच वाला जो एरिया है इसको माइनस कर देना है, तभी आपको मिल जाएगा शेडेड रीजन। तो जैसे आपने माइनस करके यहाँ पे लाया फिर से आपको हाफ मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका स्टेप मार्किंग हो रहा है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। ठीक है, इफ द नंबर formed by interchanging the digit added to the original number we get 88, find the original number। अब देखिए यहाँ पे हमको नंबर का वंस डिजिट क्या मान लिए x, ठीक है, और टेंस डिजिट क्या मान लिए, तो यहाँ पे 3x बोला गया है कि टेंस डिजिट जो है वो कितना है 3 टाइम है। वंस डिजिट ऑफ ए नंबर 2 डिजिट नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स इज अदर डिजिट्स। तो हमारा टेंस प्लेस का जो डिजिट हो गया वो 3x हो गया। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो गया 3x, 31 प्लस x यहाँ लगा दिए। तो हाफ मार्क्स यहाँ पे मानने के लिए और हाफ मार्क्स हमारा नंबर निकालने के लिए, तो हमको 1 मार्क्स तो यहाँ पे अवार्ड मिल गया है। अब आगे देखिए हमने डिजिट को इंटरचेंज किया, तो डिजिट को इंटरचेंज किया तो नया डिजिट हमारा नया नंबर बन गया। तो यानी कि टेंस प्लेस के जगह हमने जो नंबर था उसको चेंज करके ये हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करके हमारा जो आया फिर से हमको यहाँ पे हाफ मार्क्स अवार्ड हो गया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिए, यानी कि दोनों का सम 88 आ रहा है और यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू जैसे निकलेगा फिर हमको हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल चुका है हाफ मार्क्स। ओके, और हमने जब ओरिजिनल नंबर निकाल दिया तो जो हाफ मार्क्स बचा हुआ था वो फिर हमको यहाँ पे अवार्ड मिल गया। तो ये स्टेप वाइज हमारा मार्किंग होगा। और हमको यहाँ पे आगे देखिए जब इसमें हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, ठीक है, यहाँ पे हमको ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर वो नहीं बनाते हैं तो पिगी बैग कंटेन 2 रुपीज़ कॉइन है ना, 5 रुपीज़ कॉइन इन द नंबर ऑफ 30। ठीक है, टोटल वैल्यू कितना है 114। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन भी x, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो 5 रुपीज़ से कितने कॉइन हो गए 30 माइनस x, इसके लिए हमको हाफ मार्क्स मिल गया।
ठीक। आगे आगे हमारे पास क्या है, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया कि दोनों का सम कितना है, 114 है। तो जैसे हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया, फिर से हमको 1 नंबर मिल गया। अब अगर x का वैल्यू हमारा निकल जाता है तो यहाँ पे 1 नंबर फिर मिला। और इसके बाद अगर हमने 2 रुपीज़ कॉइन निकाल दिया तो हाफ मार्क्स हमको फिर से अवार्ड कर दिया गया। तो बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे ध्यान हम लोग को ये रखना है कि स्टेप वाइज हमको लेके चलना है और हमको स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगा, तो उसमें बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, प्लॉट अ लीनियर ग्राफ टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 31 नंबर पे है। तो अगर आपने करेक्ट आपने बना लिया है, ठीक है, करेक्ट प्लॉटिंग कर लिया है, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। और अगर लाइन को ज्वाइन कर दिया है तो आपको कितना, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ये हमारा ये कह रहा है। अब जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड हैं उसके लिए यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको तो आप रहने दीजिए। अब हमारे पास सेक्शन 4 आता है, जो हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर, ये हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल, और इसको x-3 से डिवाइड करना है एंड वेरीफाई करना है अपना आंसर। तो डिवीजन तो आपको पता है, यहाँ देखिए लॉन्ग डिवीजन लिया गया है। तो सबसे पहले जैसे आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, तो फर्स्ट स्टेप करके आपने यहाँ पे आंसर लिखा, तो आपका कितना मिल गया, 1 मार्क्स अवार्ड मिल गया। ठीक, फिर आगे आपने दूसरा स्टेप किया तो फिर से आपको 1 मार्क्स मिल गया। थर्ड स्टेप किया तो फिर से 1 मार्क्स मिल गया। और यहाँ जैसे रिमाइंडर निकाल दिए, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। क्लियर, समझ गए। अब आगे यहाँ पे कितना मार्क्स हो गया, 3.5 हो गया। अब हमको डिवाइड करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन जैसे हम करना स्टार्ट कर देंगे, तो वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, उसमें केवल फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लिया सक्सेसफुली, तो हमारा जो 1 मार्क्स बचा हुआ था वो 1 मार्क्स हमको फिर से मिल गया। ओके, तो ये तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन बहुत आसानी से, है ना। अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमको मार्किंग मिलेगा, और क्वेश्चन तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ही रहे। ओके, तो आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर सॉल्व नहीं किया होता तो आपको दिक्कत होता, इन सॉल्यूशन तो किया हुआ है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, या सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, तो हमको कमेंट करिएगा, हम ज़रूर से उसको सॉल्व करके बता देंगे कि कैसे करना है। लेकिन सारे क्वेश्चन आपके, है ना। अगला जो वीडियो हम लेंगे ना, उसमें आपको केवल मार्किंग स्कीम बताएंगे नहीं, केवल हम ये बता देंगे कि कैसे कैसे आपको सोल्यूशन किया गया है। तो अभी देखिए, खुशी स्टार्टेड ए बिजनेस, है ना, कितना, तो 4 लाख रुपीज़ में। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर्स, ये फर्स्ट सक्सेसिव ईयर में इसका ये क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, आफ्टर ईच ईयर द प्रॉफिट एडेड टू द कैपिटल, है ना, कैलकुलेट दी प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है ना। आपको अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के केवल ये ले आया आंसर, यहाँ पे इतना स्टेप बाय स्टेप जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर आप नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट अगर आपने फॉर्मूला लगा दिया A=P 1+R1/100 1+R2/100, आपको ऐसे ही करना है 1+R3/100। ये फॉर्मूला लगा करके आपने यहाँ पे जैसे लिया, आपको कितना मार्क्स मिल गया, यहाँ से जोड़ लीजिए, है ना, 1 2 3 4 मार्क्स तो आपको यहीं मिल गया। और आपको केवल जैसे आपने यहाँ पे माइनस करके आंसर ले आया, यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट ना निकालना है, मतलब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले अमाउंट निकाले, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया माइनस करके, तो फिर से 1 मार्क्स जो बचा हुआ था वो मिल गया, और आपको 5 मार्क्स टोटल अवार्ड हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे मार्किंग हुआ। ये क्वेश्चन ईजी था, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए कि कितना है, द वैल्यू ऑफ LED स्क्रीन वाज परचेज 3 ईयर्स अगो, और डिप्रिसिएट कितना हुआ, 12% से। ठीक है, तो अब उसका वैल्यू इतना रह गया है, फाइंड द वैल्यू एट विच इट वाज परचेज, कितना वैल्यू पे ये परचेज किया गया था, ये हमको निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, और अमाउंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। ओके, और प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेजेंट में कितना वैल्यू है, तो 31,944, और जो
इनिशियल वैल्यू था जब इसको ख़रीदा गया था वो कितना था, तो उसको यहाँ पे क्या किया गया है, एक्स मान लिया गया है। ओके, एक्स मान लिया गया है। और ये हमारा जो प्रेजेंट में वैल्यू है ये हमारा अमाउंट की तरह काम करेगा। ठीक है, और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा दिया गया है। अब जैसे आपने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और केवल फॉर्मूला लिख दिया तो उसके लिए आपको कितना मिल गया, हाफ मार्क्स। ठीक, और अगर आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि एक्स मान लिए है और इसका डिप्रेशन वैल्यू इतना है, तो ये सब के लिए भी हाफ मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो उस कंडीशन में आपको कुछ कुछ वहाँ पे लिखते जाना है, तो उसमें भी आपको अवार्ड किया जाएगा। इसके बाद अगर आपने कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल जितना मार्क्स था सब मार्क्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलके 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ पे इसको ऐसे करके निकाल लिया गया है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या कहता है, यहाँ पे कहता है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर। ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए फाइंड द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो साइड निकालना है। ओके, अब यहाँ तो सब कुछ दिया ही है, तो जैसे आपको दिया है तो आपको लिख देना है क्या कि ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल इतना दिया हुआ है और ए पी हमारा इतना है, ए एस हमारा इतना है। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपने यहाँ पे पी एस का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो जैसे ही पी एस का वैल्यू निकाल लिए आपको कितना मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स मिल गया। तो पी एस आपका यहाँ पे निकल गया, ये जो पी एस था ये पी एस आपका यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, पी टू एस निकल जाता है। तो पी एस जब निकल गया तो सारे साइड्स तो इक्वल होंगे ना, है ना, जितना हमारा पी एस होगा उतना पी क्यू होगा, उतना आर क्यू होगा, उतना ये सब हमारा बराबर होगा। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 5√10, 5√10 सेंटीमीटर, और हमको 2 मार्क्स मिल गया। आगे यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन है ना, तो अभी हमको 2 मार्क्स मिला हुआ है, अभी 5 मार्क्स का हमको पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर, हमको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब बड़ा वाला, ए बी सी डी मतलब बड़ा वाला। ठीक है, इसका, और हमको दूसरा यहाँ पे निकालना है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस ये मतलब छोटा वाला। तो दोनों का जो हमारा पेरीमीटर है उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पेरीमीटर निकाल दिया 4 इंटू साइड करके ये आ गया, और छोटा जो है उसका भी आपने यहाँ पे पेरीमीटर निकाल दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4 इंटू साइड करके यहाँ आ गया, यानी दोनों ही फिगर का आपका निकल गया पेरीमीटर। अब आपने रेशियो निकालने के लिए डिवाइड करना है, तो जैसे रेशियो निकालने के लिए डिवाइड किया आपको 2 मार्क्स मिल गया। तो ये 2 मार्क्स कैसे हुआ, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा और 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस कैसा है, रोम्बस है। पी क्यू आर एस कैसा है, रोम्बस है। तो हमारा रोम्बस लिखने के लिए 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो आपको मार्किंग स्कीम समझ में आ गया कैसे किया जा रहा है। चूँकि मैथ्स है तो यहाँ पे स्टेप वाइज आपको मार्किंग सारा मिलने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का हमको एरिया निकालना है। अभी देखिए यहाँ पे हमको कैसे स्टेप लेना पड़ेगा। तो एरिया दिया हुआ है ना स्क्वायर फील्ड का, ठीक है, और स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर के बराबर है। तो पहले स्क्वायर फील्ड का हमको निकालना पड़ेगा साइड ए। ठीक है, साइड कितना है, तो जैसे ही साइड निकल जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा, किसका, स्क्वायर फील्ड का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है तो एरिया के लिए फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर कर लिए और यहाँ पे हमारा साइड निकल गया। चाहे आप जैसे निकालिए, यहाँ तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है, अगर आपकी इच्छा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे साइड निकाल लिया ना, तो साइड निकाल लिया तो आपका 1 मार्क्स, यानी यहाँ पे साइड जैसे आ गया आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब पेरीमीटर निकालना है किसका, स्क्वायर फील्ड का। तो पेरीमीटर जैसे स्क्वायर फील्ड का निकलेगा आपको फिर से यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब ये जो पेरीमीटर है स्क्वायर फील्ड का
वो किसके इक्वल है? रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो यहाँ पे हमने वही किया है, देखिए यहाँ पे वही किया गया है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अब यहाँ से इक्वेट कर करके ये जो हमारा लेंथ और ब्रेथ था ना, यहाँ पे लेंथ और जो ब्रेथ था वो क्या था? ट्वाइस था। अगर हमारा लेंथ x है तो ब्रेथ हमारा 2x हो जाएगा, किसका? रेक्टेंगुलर फील्ड का। यहाँ पे बता दिया है इसीलिए, तो यहाँ पे वही हमने मान लिया है। ठीक है, अब मान लिया है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, तो यहाँ लगा के हमारा x निकल गया। अब जैसे ही x निकल गया तो यहाँ से 1 मार्क्स और यहाँ से हाफ मार्क्स, 1½ मार्क्स फिर से अवार्ड कर दिया गया। अब लेंथ और ब्रेथ अगर आ गया, लेंथ और ब्रेथ अगर आ गया अगर आपने, तो यहाँ फिर से आपको कितना मिल गया है? 1 मार्क मिल गया है। अब हमको एरिया निकालना है, किसका? एरिया निकालना है, किसका? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको पता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया और जैसे फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लाया फाइनल, फिर से आपको 1 मार्क्स मिला। तो ये कुल मिला के कितना हो गया? 5 मार्क्स। ठीक, तो क्वेश्चन ईजी था। इस तरह से आपको स्टेप लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस तक हमको यहाँ पे निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे है आपको पता है ना? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और आपका रिमाइंडर आ गया है, तो यहाँ पे आपने आपको कितना मार्क्स मिल गया? 3½ और 1 मार्क्स। तो यहाँ पे 1 मार्क्स तो तभी मिल गया जब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डिवाइड करके, तो वहीं पे आपको 1 मार्क्स मिल गया। और जब आप पूरा कर दे 3½ मार्क्स मिल गया। और लास्ट में केवल आपने आंसर लिखा, तो आंसर लिखा इसके लिए आपको ½ मार्क्स अवार्ड किया गया। ओके, तो आपको आंसर भी लिखना है, ऐसा नहीं कि केवल यहीं करके छोड़ देना है, आंसर भी लिखिएगा तभी आपको पूरा मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लेना है कि किस तरह से आपका बनना है क्वेश्चन। अब केस बेस्ड का जो क्वेश्चन है वो उसको देखिए। केस बेस्ड में तो आंसर तो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको बहुत सारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पहला क्या कहता है? पहला यहाँ पे कहता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 BHK फ्लैट। तो 2 BHK फ्लैट में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है? 15%। तो यहाँ पे हमको किया क्या है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। ये सॉल्यूशन जो किया है, सॉल्यूशन में आपको क्या किया है? पहले ये गेन निकालना है, ठीक है, गेन निकाला है। लेकिन गेन निकालने का ज़रूरत आपको है नहीं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि सेलिंग प्राइस जो हमारा निकलता है वो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अगर ये कर देते हैं और अगर आप निकालते हैं तो भी आपका जो है सो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 15। तो यहाँ 115 हो गया और 100 से डिवाइड कर दिए। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पे 46 लाख रुपया आ जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा ना, तो फॉर्मूला लिखिएगा उसके लिए ½ मार्क्स और कैलकुलेशन कीजिएगा उसके लिए ½ मार्क्स। तो कुल मिला के कितना मार्क्स हो जाएगा आपका? 1 मार्क्स हो जाएगा। तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पे दे रहा है, 1 मार्क्स आपको दे रहा है, ठीक। तो अगर आप ये इस तरह से भी बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते अगर केवल गेन निकाल लिए, तो गेन निकालिएगा तो आपको ½ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और जब फॉर्मूला लगा करके आपने आंसर ले आया तो फिर से ½ मार्क्स आपको मिल जाएगा, राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है? डिटरमाइन द गेन परसेंट ऑन द सेल ऑफ 1 3 BHK फ्लैट। तो यहाँ पे गेन परसेंट देखिए वाट लगा हुआ है, गेन परसेंट हमको नहीं दिया हुआ है। तो पहले ना गेन निकालना पड़ेगा, है ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करके आपको गेन निकालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे गेन निकाल लिया। अगर आपने यहाँ गेन निकाल लिया तो आपको ½ मार्क्स अवार्ड मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे माइनस करके अगर आप निकाल लिए तो आपको ½ मार्क्स यहाँ मिलेगा। और गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस
गेन अपॉन गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला है गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया, फिर से आपको हाफ मार्क्स, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिला। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 BHK फ्लैट इज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स इंटीरियर डेकोरेशन एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹66 लाख, देन फाइंड गेन परसेंट। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर वो आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप ये वाला क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 10% हमको बात किया गया पहला यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास जो है ना वो कितना है गेन कॉस्ट प्राइस, पहले वो देख लीजिए। तो अगर अगर हम 3 BHK फ्लैट की बात करें तो कितना हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 50 लाख, ठीक है। 50 लाख क्या है ना, कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे किसका 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 10% निकाल दिया किसका, 50 लाख का। और ये कितना आ गया हमारे पास, आ गया 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपये निकल गया। अब यहाँ पे क्या कहता है, यूटिलाइज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन एंड सोल्ड फॉर ₹66 लाख। तो आपका हम जो आ गया था आंसर 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ को इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये हमारा कितना के इक्वल हो गया, 66 लाख। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये देखिए 66 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 55 होगा, ठीक है। कितना होगा, 55 लाख होगा। तो 55 लाख जो होगा उसको आप माइनस करिएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना में बेचा जा रहा है, 66 लाख में बेचा जा रहा है। तो जब माइनस करिएगा तो 11 लाख रुपया आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका गेन परसेंट नहीं निकाला, यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग में गलत कर रहा है। यहाँ पे गेन परसेंट लिख दिया ना, गेन परसेंट नहीं होगा, ये गेन होगा। ये जो है ना ये गेन होगा, केवल ये गेन है। गेन परसेंट यहाँ पे निकला है, ठीक है। तो गेन परसेंट आपका ये 1 मार्क्स आपको अवार्ड कर दिया गया। और इधर भी आपका ऑप्शन में भी है, सेम चीज़ है। तो ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, फाइंड दी गेन परसेंट ऑन सेलिंग 4 BHK फ्लैट, 4 BHK फ्लैट इफ ही सोल्ड 1 फ्लैट ईच टाइप देन डिटरमाइन द टोटल अमाउंट प्रॉफिट अर्नड। तो पहले यहाँ पे गेन कितना है 4 BHK फ्लैट का, यहाँ पे 5 लाख आपको आ गया है। अब गेन परसेंट निकाल दिया तो इतना आ गया है आपको, यहाँ पे 1 मार्क्स अवार्ड किया गया है। अब टोटल इसका हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कॉस्ट टोटल CP ऑफ ईच ऑफ द सोल्ड, तो जैसे टोटल निकाला आपको यहाँ पे ये आंसर आया। और आपका टोटल SP निकाला, टोटल SP निकाला, ये आंसर आया। अब दोनों का हमको यहाँ माइनस कर करके हमारा आया, तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिला। तो कुल मिला के 4 मार्क्स हमको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मार्किंग मिल रहा है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे ढंग से बना लें, ठीक। अब अगला जो हमारे पास केस बेस्ड आता है, ये हमारा है 37 नंबर। क्या कहता है, अंकुर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 लव्स वाचिंग एंड प्लेइंग विद द बर्ड्स of different kind. One day he had an idea to make an open bird bath in his garden. His brother, who is studying in class 10, helped him to choose the material and shape of the bird bath. They both made a cuboidal bird bath, and inner dimension this and this, with terracotta tile of thickness 1 centimeter. अब subsequently they were motivated, ठीक है, and made a number of bird bath, बहुत सारे बाथ बना लिया। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड टू पेंट अ बर्ड बाथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से उसको पेंट कराना है, ठीक। तो अंदर से अगर पेंट कराना है तो ये क्यूबॉइडल है। अब क्यूबॉइडल है तो बाहर से तो खुला है ना, तो बाहर से खुला है तो चारों बॉल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 × LH + BH, और नीचे वाला बेस का एरिया क्या हो जाएगा, L × B। तो यही वाला जो है ना फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिया हुआ है,
थोड़ा सा h को कॉमन कर लिया है और इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर ले आया है। तो फॉर्मूला लिख के आंसर लाया तो उसके लिए हमको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया, राइट। अब अगला दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे थोड़ा गौर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द आउटर डायमेंशन ऑफ द बर्ड बाथ। आउटर डायमेंशन, तो आउटर डायमेंशन तो आपको निकालना है, तो थिकनेस कितना है, जो यहाँ पे मोटाई है, ये जो आपका मोटाई है, ये मोटाई कितना है, मोटाई यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको क्या करना है, हर जगह 1 जोड़ देना है, ठीक है। एक एक लंबाई जो होगा, मान लो चौड़ाई निकाल रहे, तो एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 जुड़ जाएगा। तो 24 में 2 जोड़ दिया तो 26 हो गया। उसी तरह ब्रेथ में भी आपको दोनों तरफ जोड़ना है 1 1, तो हो गया कितना, 22 हो गया। और हाइट में आपको केवल एक ही तरफ जोड़ना है, ठीक है। हाइट में आपको केवल एक ही तरफ जोड़ना है, क्योंकि बेस में ही तो बनेगा ना, बेस जो होगा उसी में आपका केवल हाइट चेंज होगा, है ना। टॉप में तो कुछ होना है नहीं, तो हमारा यहाँ पर ये आ गया। और जैसे आपने सबका डायमेंशन निकाला तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे फिर से अवार्ड कर दिया। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी सच बर्ड बाथ्स कैन बी कम्प्लीटली फिल्ड विथ 19.2 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर इतना लीटर पानी है हमारे पास तो कितना बर्ड बाथ को हम लोग फिल कर सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा पहले एक जो बात है उसका, और ये कितना आ गया, L इंटू बी इंटू एच करके हमारा इनर वाला जो यहाँ डायमेंशन है वो यूज करना है, आउटर डायमेंशन यूज नहीं करना है। तो कैपेसिटी आ गया यहाँ पे एक बाथ का। अब कितना पानी हमारे पास है उतना से इसको डिवाइड कर दिए। अब जैसे डिवाइड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया और यहाँ पे हमको 2 मार्क्स अवार्ड मिल गया, ठीक। तो इसी तरह से आपको आगे करना। अब यहाँ पे ऑप्शन भी है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग 1 बर्ड बाथ। तो यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए ना, जो आउटर डायमेंशन था, आउटर डायमेंशन से हमको वॉल्यूम निकालना है और इनर डायमेंशन से वॉल्यूम निकालना है। और आउटर डायमेंशन और इनर डायमेंशन से वॉल्यूम निकाल करके हमको माइनस कर देना है। अब माइनस कर देंगे तो जो मटेरियल है वो हमारा आ जाएगा और यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ गई। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं, आपके जो केस बेस्ड हुआ करते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सब कुछ आसानी से बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बिफोर द पेंडेमिक चिल्ड्रेन हैप्पीली रोड, है ना, टू अ स्कूल इन प्राइवेट वैन। द वैन वर फुल ऑफ चिल्ड्रेन सिटिंग क्लोज टुगेदर, बट when the pandemic arrived, people learned to keep safe distance. After the schools opened, some families wanted to keep their kids safe. मतलब पेंडेमिक से पहले बच्चे बड़े हंसते खेलते बस में, टेम्पू में बैठ के स्कूल जाते थे। पेंडेमिक के समय लोगों को क्या हुआ, एक दूसरे से दूरी बनाने के लिए बोला गया, वो दूरी बना के रहे। उसी में से कुछ ऐसे भी फैमिलीज आए जो चाहे कि हमारे बच्चे सेफ रहे। They stop using crowded van. Instead, children came to school by a school bus with a restrict rule, 1 seat for 1 student, or rode bicycle, ठीक है, और took cab, parents dropping their school kids car, चिल्ड्रेन वॉक विद द पेरेंट्स। ये कहना चाह रहा है कि पेंडेमिक के पहले बच्चे फुल हंसते खेलते आते थे, लेकिन पेंडेमिक में थोड़ा दोनों ने अपना सेफ्टी लिया कि एक दूसरे के नज़दीक नहीं बैठना है। अब कुछ पेरेंट्स वैसे रहे कि उस सेफ्टी को मेंटेन करते रह गए, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपके पास डेटा। क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द स्कूल वाज 3,600 during the session 1920 as well as in the session 24 to 25। अब यहाँ पे आपको पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है कि कितने बच्चे वॉकिंग कर रहे थे, कितने बच्चे कार से आ रहे थे, बाईसाइकिल, स्कूल बस, प्राइवेट वैन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि डेटा आपको दे दिया है। अब क्वेश्चन इधर आपसे पूछता है, देखिए,
स्टडी द पाई चार्ट को ध्यान से देखिए और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय चिल्ड्रन टू स्कूल बिफोर एंड आफ्टर पेंडेमिक एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे दो पाई चार्ट दिया हुआ है, एक तो यहाँ पे जो पेंडेमिक के पहले और एक पेंडेमिक के बाद, तो दोनों ही पाई चार्ट को ध्यान से आपको देखने के लिए कह रहा है और आंसर करने कह रहा है। तो अभी ना आपके यहाँ क्वेश्चन पहला आइए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉक टू स्कूल ड्यूरिंग सेशन 19 to 20। तो 1920 में जो वॉकिंग किया है, तो यहाँ पे एंगल आपको दिया नहीं है। ये देखिए एंगल आपको तो दिया नहीं है। एंगल जब नहीं दिया हुआ है तो आपको पहले एंगल निकालना पड़ेगा वॉकिंग वाला। ये एंगल आपको दिया है, नहीं ना दिया है, तो ये एंगल कैसे निकालिएगा? सभी को जोड़ के 360 में माइनस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल निकाला है, सभी को जोड़ के 360 में माइनस किया है, 30 डिग्री आया है। तो जैसे एंगल निकाल लिया आपको कितना आ गया? हाफ मार्क्स आ गया। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला कैसे निकालिएगा? जितना एंगल आया उसको 360 से डिवाइड किए और टोटल कितना बच्चा था? 3600 उससे मल्टीप्लाई किए तो 300 आया। तो फिर से यहाँ पे हमको हाफ मार्क्स मिल गया। ठीक, तो स्टेप मार्किंग आपका हो रहा है, आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु केम टू स्कूल बाय बाईसाइकिल ड्यूरिंग द सेशन 20 to 24 to 25। तो बाईसाइकिल, फिर से देखिए आपको यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है कि बाईसाइकिल में जितना है यहाँ पे है एंगल, वो एंगल तो नहीं दिया। तो फिर से आपको एंगल निकालना होगा यहाँ पे, है ना, सबको जोड़ के 360 में माइनस कर देना होगा और जब एंगल आ जाएगा तो आपको यहाँ पे फिर से हाफ मार्क्स अवार्ड। ठीक, और अब आपको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फिर से जितना एंगल आ रहा है उसको रखना है और 360 से डिवाइड करना है और टोटल जितना है उतना से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको फिर से यहाँ पे हाफ मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। क्लियर? तो आप देख लिए कि कैसे आपको मार्किंग मिला। ठीक, अब ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा को ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा में ऑप्शन भी है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग प्राइवेट वेन बिफोर एंड आफ्टर पेंडेमिक। मतलब पेंडेमिक के पहले और पेंडेमिक के बाद जो बच्चे यहाँ पे यूज कर रहे थे प्राइवेट वेन, उसका डिफरेंस निकालना है। तो प्राइवेट वेन का कितना है एंगल? यहाँ 160 दिख रहा होगा और यहाँ पे प्राइवेट वेन का एंगल कितना दिख रहा है? 80। तो अभी ना आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस ले लेना है। तो एंगल का डिफरेंस कितना आ जाता है? एंगल का डिफरेंस आता है 80 डिग्री। तो जैसे ही एंगल का डिफरेंस आ गया 80 डिग्री, तो फिर से आपको वही फॉर्मूला लगाना है ना, θ/360 इंटू 3600 इतना लगा करके आपका आंसर, जैसे आंसर आ गया आपका दोनों मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा केवल एंगल का डिफरेंस निकालने के लिए और 1 मार्क्स फाइनल आंसर लाने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने की इच्छा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग अ स्कूल बस बिफोर एंड आफ्टर पेंडेमिक। सेम चीज़ है, वही तो रिपीट करना है भाई। यहाँ पे अलग क्या हुआ? कुछ भी तो अलग नहीं, जैसे इसमें करना वैसे इसमें करना। तो सेम यहाँ पे फिर वही चीज़ हो गया। ओके, और वाला में भी। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने यहाँ देखा कि जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर रहेगा वो किस तरह से रहेगा और हमको कितना मार्क्स मिलेगा, कौन कौन से जगह पे मार्क्स कटेंगे, किस तरह से अवार्ड मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग को एक आइडिया आया। अब इसमें से हमने सारे क्वेश्चन को तो डिटेल से नहीं समझाया, बस केवल आपको ये समझाया कि मार्किंग कैसे किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन तो साइड में था ही, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर करिएगा और दूसरे के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड रेस्ट अहेड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सैम्पल पेपर 2 का भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम सैम्पल पेपर 2 भी बनाएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी हम वीडियो लेके आएंगे।